हम लोग फ्रेंच सोसाइटी के बारे में देख चुके हैं, है ना। व्हाट वाज द नेचर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे हो तो पहले वो लेक्चर देख लो, है ना। शायद 2 लेक्चर में ये कवर हुआ था। पहला लेक्चर में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था और सेकेंड लेक्चर में वो पूरा हुआ था। आज थर्ड लेक्चर है हम लोगों का फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। आज हम लोग पढ़ने वाले कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन, है ना, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, उसकी वजह क्या थी, है ना। क्या कारण थे कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, है ना। एक कारण हम लोग मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, है ना। एक कारण कौन सा, सामाजिक कारण। कोई भी क्रांति की एक क्या होती है, सामाजिक कारण भी होती है, ठीक है। तो वो हम लोग है ना क्या कहते हैं पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं पिछले लेक्चर में आपको इनफैक्ट बोला भी था कि एक कारण वहीं से उठाना है आप लोगों को, है ना, और उसको उस पर नोट्स बनाना है। तो यूं समझ लीजिए कि ये कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन टॉपिक में मैंने पहला लिखा है इसे, लेकिन है ये असल में दूसरा, या ऐसे 4-5 कारण हो जाएंगे। तो एग्जाम में तो 3 या 4 ही कारण आते हैं। तो अगर आपको इम्फेसिस दिया जाए कि व्हाट वाज, है ना, द सोशल कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन, तो आपको वो वाला लेक्चर का सारा पॉइंट्स लिख देना होगा, है ना, अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल कर। और अगर सिर्फ कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन पूछे तो अब जो मैं बता रहा हूँ 4-5 पॉइंट एकदम हूबहू लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, आपकी सुविधा अनुसार। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन। सबसे पहला कारण है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे, फिनेंशियल क्राइसिस, है ना, यानी आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी हो गई थी फ्रांस में, ठीक है। आर्थिक मंदी का मतलब क्या हुआ कि पैसे नहीं है ना, राजा के पास पैसे ही नहीं है ना, राज चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। और आपको मैं एक होमवर्क भी दिया था, शायद बता भी दिया था पिछले लेक्चर में, कि करेंसी ऑफ फ्रांस क्या थी उस वक्त, लिवरे, है ना, ये याद रखिएगा, है ना। 1 मार्क क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। खैर, फिनेंशियल क्राइसिस थी, वहां पे आर्थिक मंदी थी। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों आर्थिक मंदी थी, है ना, व्हाट वाज द रीजन। तो मैं पहला लेक्चर में डिस्कस किया था, हल्का सा आपको इंसाइट दिया था कि लुई 16 और उनके जो वंशज थे, यानी, है ना, लुई 14 और लुई 15, ठीक है, ये दोनों बहुत सारे, है ना, यूजलेस वार में इन्वॉल्व रहे, है ना। वार मतलब लड़ाई, ठीक है, युद्ध में इन्वॉल्व रहे। जैसे कि लुई 14, है ना, जो लुई 16 के दादा थे, है ना, वो भी इन्वॉल्व रहे, लेकिन वो सक्सेसफुल रहे, तो उनकी बहुत अच्छी, है ना, क्या कहता है, इमेज भी बनी थी। लेकिन लुई 16 के पापा जो थे, लुई 15, अच्छा एक मिनट में पॉज करता हूँ आप लोगों को, एक चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। सर मैं पहले लेक्चर से ये बोल रहा हूँ बार बार कि लुई 16 के पापा लुई 15, उनके पापा लुई 14, यानी लुई 16 के दादा। मेरा यहाँ मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ एक, है ना, कि पापा और दादा कहने का मतलब मेरा मतलब असली में पापा दादा नहीं है ना। नहीं, हम लोग जैसे कि देखते हैं वंशज में, है ना, उसके प्रीडिसेसर या सक्सेसर जो हम लोग टर्म यूज करते हैं, तो उस संदर्भ में मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, शायद आने वाले लेक्चर में भी मैं यही बोलता रहूंगा, है ना। लुई 14 लुई 16 के दादा थे, लेकिन ऐसा दादा मतलब एग्जैक्ट दादा नहीं थे, है ना। अगर मैं सही बताऊं तो लुई 14 के परपोते लुई 15 थे, परपोते, समझ रहे, ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है। और उनके, है ना, ग्रैंड सन लुई 16 थे, ठीक है। तो मतलब बाप का तो चलो दादा का यहाँ रिश्ता है, दादा भी नहीं, परदादा का रिश्ता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बार बार तो समझना कि प्रेडिसेसर का मैं बात कर रहा हूँ, है ना, वहां पे कहने का तात्पर्य मेरा ऐसा कुछ है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हाँ, तो लुई 16 के जो प्रेडिसेसर, ठीक है, वंशज में कह सकता हूँ, लुई 14 थे, है ना। वो मतलब उनका पूरा जो शासन काल था, है ना, लगभग 60-70 साल उन्होंने राज किया, है ना। कम उम्र में बेसिकली वो राजगद्दी उनको मिल गई थी, है ना। तो जब तक मरे नहीं तब तक राज्य करते रहे। शायद 1643 से 1715 तक वो राज्य किए थे लुई 14, ठीक है। और उस टाइम उन्होंने फ्रेंच एम्पायर को बहुत, है ना, विस्तृत किया। बेसिकली कॉलोनाइजेशन वहीं से लगभग शुरू हो रहा था, है ना। तो उन्होंने बहुत विस्तृत किया, है ना, अपने एम्पायर को। फ्रेंच नेवी बहुत स्ट्रांग हो गई थी उस टाइम, है ना। और यूरोप में एक तरह का उनका वर्चस्व स्थापित हो गया था। इसलिए लुई 14 को, है ना, क्या कहता है ना, बहुत ताकतवर राजा भी माना जाता है ना। सबसे एबल, है ना, जो राजा थे बॉर्बन फैमिली के, वो लुई 14 ही थे। लेकिन युद्ध तो जीते, प्रतिष्ठा भी उन्होंने पाई, लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। तो कीमत क्या चुकानी पड़ी कि, है ना, समाज वे सॉरी राज का जो कोष था, खजाना था, वो धीरे धीरे खाली होता जा रहा था, ठीक है। और आप लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं, टैक्स कौन देता था, सिर्फ थर्ड स्टेट देती थी, है ना। फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो सबसे अमीर वर्ग था वो तो टैक्स देता ही नहीं था, है ना। और राजा को रिवेन्यू कहाँ से मिलती है, टैक्स से ही मिलती है ना। तो टैक्सेशन सिस्टम ही जब अच्छा नहीं है ना, तो फिर राजकोष से अगर खाली हो रहा है तो उनको भरना भी तो चाहिए।
खैर ये तो बात हुई लुई 14 की, है ना। उनके जो बेटे थे यानी उनके ग्रेट ग्रैंडसन, है ना, या यूं कह सकते हो सक्सेसर लुई 15, ये भी है ना पूरा वार में इन्वॉल्व रहे, है ना। लेकिन इनकी क्या खासियत थी, ये जो भी वार में इन्वॉल्व रहे उसमें सक्सेसफुल बहुत कम ही हुए, मतलब की बात जस्ट अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो इन्होंने जो पैसा बर्बाद किया वो तो पूरा बर्बाद ही चला गया, यूं समझ लो, ठीक है। फिर उसके बाद लुई 16 आए, इन्होंने भी है ना क्या कहता है अपने वंशजों की है ना निभाई, है ना, वो जो परंपरा चली आ रही थी युद्ध में हमेशा करना, चाहे पैसे हो या ना हो, ठीक है। तो उन्होंने भी प्रतिष्ठा को है ना क्या कहता है, खोई भी प्रतिष्ठा को पाने के लिए, बेसिकली जो लुई 15 के टाइम में जो प्रतिष्ठा खो गई थी, है ना, हमेशा वो हार ही रहे थे हर युद्ध में, मैं डिस्कस भी करूंगा कौन कौन सा युद्ध था, ठीक है। तो उन्होंने है ना क्या कहता है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत सारा है ना लोन, है ना, कर्ज दिया था, ठीक है, जो कि है ना असंभव ही था उन लोगों को चुकाना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, राजकोष पे गहरा है ना क्या कहते हैं दबाव आता जा रहा था और एक तरह से राजकोष पूरी तरह से खाली ही हो चुका था, है ना। एक स्टेटमेंट भी मुझे याद आ रहा है कि लुई 15 जब मरने वाले थे वो लास्ट टाइम में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी कहा था कि मेरे बाद प्रलय होगा, है ना, ये उनका स्टेटमेंट था। अगर हिंदी में नहीं, ऑब्वियसली वहां की लैंग्वेज में था, फ्रेंच लैंग्वेज में, मेरे बाद प्रलय होगा, बेसिकली ये यही वजह थी, है ना। अब लुई 16 एक है ना एक अच्छे सुयोग्य राजा होते तो शायद वो कंडीशन को बचा सकते थे, लेकिन हम लोग देख चुके हैं पहले इलेक्शन में वो बिल्कुल भी अयोग्य थे, ठीक है। तो पहला लाइन देखो यही है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, है ना। जो इतने दिनों से युद्ध चली आ रही थी उससे सारा खजाना क्या हो चुका था, फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था, ठीक है। द फ्रेंच क्राउन वॉज डेप्ट वॉज कॉज ड्यू टू, क्या क्या रीजन से खाली हो गया था फ्रांस का खजाना, वो मैं एक एक करके आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। अब देखो डेप्ट मतलब क्या होता है यहाँ पर, है ना, मतलब कि कर्ज, ठीक है, कर्ज समझ सकते हो। तो बेसिकली जो है ना खजाना तो बहुत पहले खाली हो चुका था लगभग, ठीक है। तो कर्ज जो देते थे तो वही के सोसाइटी के है ना क्या कहता है जो अमीर लोग होते थे, है ना, मैं पहले डिस्कस किया था, वो लोग कर्ज दिया करते थे, है ना, फ्रांस के राजा को, समझ लो वही की सोसाइटी के अमीर तबके के लोग कर्ज दिया करते थे, टैक्स नहीं देते थे, कर्ज दिया करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेट में जब है ना कुछ अच्छे मर्चेंट्स हो गए, है ना, जो बहुत कमाने लगे, वो भी कर्ज दिया करते थे। लेकिन हुआ क्या दिक्कत यहाँ पर, अब देखो सारे लोगों को पता है कि है ना क्या कहते हैं हमारे राजा का दिवालिया निकल चुका है ना, उसके पास पैसे नहीं है, राजकोष खाली है, पता था सब लोगों को। तो वो जो कर्ज देते थे उस पर उन्होंने इंटरेस्ट का जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो हालत ये हो चुकी थी, है ना, फ्रांस के राजा क्या कि प्रिंसिपल तो छोड़ो, सिंपल इंटरेस्ट, है ना, वो इंटरेस्ट तक नहीं चुका पा रहे थे राजा, ठीक है। तो इससे बहुत है ना क्या कहते हैं धक्का पहुंचा, है ना, राजकोष को और है ना फ्रांस के समाज को, है ना। तो देखते हैं है ना कौन कौन सा वार था। सबसे पहला इंटरवेंशन इन द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। अमेरिका में भी है ना क्या कहते हैं स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, उसमें है ना क्या कहते हैं फ्रांस का जो राजा था वो है ना झूठ मूठ का है ना क्या कहते हैं मतलब टांग अड़ा रहा था बेसिकली एक तरह से। जो बेसिकली रीजन क्या था यहाँ पर कि अमेरिकन है ना में कॉलोनीज थी ब्रिटिश एम्पायर की, और हम लोग जानते हैं पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं कि फ्रांस और ब्रिटेन में बहुत है ना क्या कहते हैं गहरी दुश्मनी थी, है ना, गहरी दुश्मनी थी, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि जहां जहां ब्रिटेन को है ना क्या कहते हैं नहीं नीचा दिखाने का आता था बारी, वहां वहां फ्रांस जरूर घुसता था। तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जब फ्रांस ने देखा कि अमेरिकन है ना जो कॉलोनीज के पीपुल हैं, लोग हैं, वे ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर चुके हैं, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, तो फ्रांस है ना फ्रांस के राजा ने अमेरिकन को रिवॉल्यूशनरी को हेल्प करना शुरू कर दिया। लगभग 2 to 3 बिलियन मतलब लिवरे उन्होंने ना क्या कहता है ऐसे दे दिया था, ठीक है, और कर्ज लेके बेसिकली, क्योंकि पैसे तो थे नहीं खजाने में, है ना, कर्ज लेके वो उन्होंने उनको दिया, है ना। और इनफैक्ट है ना फ्रांस की ट्रूप्स को डायरेक्टली उन्होंने नहीं भेजा, लेकिन है ना पैसे भी देना है ना बहुत मुश्किल बात थी उस टाइम, है ना, जब है ना लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी उस वक्त आप है ना कर्ज दे रहे हो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, है ना, ये बहुत है ना कुछ हद तक ठीक है, इसको कहा जा सकता है कि सही है ना, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है राज, लेकिन पहले प्रजा आती है ना, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस आपको मालूम है, शायद किसी 8 क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, कब अमेरिका है ना फिर आजाद हुआ था, शायद 4 जुलाई 1776 को, है ना। तो बेसिकली उस टाइम राजा कौन थे, लुई 16 थे, तो ये गलती तो लुई 16 की है ना, लुई 16 का इसमें हाथ था,
खैर नेक्स्ट देखते हैं द 7 Years' War। 7 Years' War इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। इसका देखो मैं डेट लिखा हूं 1756 से 1763। इस टाइम राजा थे लुई 15, है ना, यानी लुई 14 के जस्ट जो उनके वंशज थे, है ना, ऊपर। तो लुई 15 उस टाइम राजा थे सप्तवर्षीय युद्ध। बेसिकली सप्तवर्षीय नाम से पता चला 7 साल जो है ना युद्ध लड़ा जा रहा है उसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। अब देखो फ्रांस की कॉलोनी इंडिया में भी थी, है ना, और ब्रिटेन की कॉलोनी इंडिया में तो थी, ठीक है। तो जब भी है ना क्या कहता है ब्रिटेन का फ्रांस में लड़ाई होता था तो जहां जहां इन दोनों की कॉलोनी थी जिस देश में वहां भी आपस में लड़ाई है ना शुरू हो जाया करती थी। तो 1756 से 1763 में अगर आपको 8th क्लास का हिस्ट्री याद होगा तो है ना बंगाल का हिस्ट्री था तो याद है बैटल ऑफ प्लासी, है ना, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उस टाइम याद कीजिए सिराजुद्दौला है ना राजा थे और उधर सामने ब्रिटेन है ना ब्रिटिश की लॉर्ड क्लाइव थे, है ना। तो सिराजुद्दौला है ना क्या कहता है को मदद मिल रही थी फ्रांस की मदद, है ना, वहां पे जो फ्रांस का जो 1-2 पौंडीचेरी ये सब में जो राज था जैसी कॉलोनी थी, ठीक है, वहां से मदद मिल रही थी, है ना, क्या कहते हैं सिराजुद्दौला को। तो एक तरह से देख सकते हैं ये सप्तवर्षीय युद्ध है ना इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, है ना, क्योंकि है ना जो भी है ना बाद में जब ट्रीटी हुई थी इस युद्ध के बाद तो जिसका जो पहले था वैसे ही रह गया था। इनफैक्ट फ्रांस को कुछ लॉस ही हुआ था, है ना, इंडिया में तो कोई लॉस नहीं हुआ, इंडिया में जैसा जिसका था वैसे ही रह गया, है ना, बंगाल के नवाब हार गए थे। लेकिन है ना जो यूरोप में है ना कुछ फ्रांस की जो है ना क्या कहता है अधिकृत जमीन थी उसको खोना पड़ गया था, है ना, जो ट्रीटी हुई थी। तो ये भी बेकार गया ये युद्ध, है ना, इससे है ना फ्रांस की प्रतिष्ठा को बहुत है ना हानि भी पहुंची थी। दूसरा था इंटरवेंशन इन द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, है ना, ऑस्ट्रियन सक्सेशन, है ना, इसको समझते हैं। यहाँ पे इंटरवेन मतलब वही टांग लगाना एक तरह से, ठीक है। ये तो एकदम बिल्कुल है ना क्या कहते हैं बर्बाद ही गया। बेसिकली ऑस्ट्रिया एक राज्य था उस वक्त, है ना, हैम्सबर्ग इंपायर भी उसको कहा जाता है, फ्रांस के जस्ट बगल में था, ठीक है, पड़ोसी देश आप लोग कह सकते हो। इनफैक्ट मैं बताया भी था कि मैरी एंटोनेट जो थी, है ना, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, है ना, आप लोग को मैं बताया था। तो ऑस्ट्रिया है ना क्या कहता है जब ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी का युद्ध चल है ना छिड़ा। बेसिकली क्या होता था कभी कभी राजा मरते थे तो उसके है ना बहुत 2-3 उत्तराधिकारी हो जाते थे। तो किसको राजगद्दी, है ना, हर किसी को राजगद्दी चाहिए, तो कौन राजगद्दी लेगा, इसके लिए क्या होता था कि आपस में वो लोग लड़ जाते थे, है ना। जैसे कि फेमसली आप लोग मुगल एम्पायर में आपने बार बार देखा होगा, है ना, जब शाहजहां मरा था तो औरंगजेब और उनके चारों भाइयों में युद्ध छिड़ गया था आपस में, है ना। उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, एक है ना जो कंटेंडर है उसने फ्रांस की मदद ली, तो फ्रांस ने बेसिकली टांग रहा है ना उसको, उसने मदद दी। तो इससे क्या हुआ, है ना, ठीक है, वो राजा बन गया, लेकिन है ना बेकार था, इंटरवेन करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपकी है ना बेसिकली पैसे और है ना क्या कहता है जो सेना है वो बेकार जा रही है, ठीक है। तो इसी खोए हुए रिश्ते को है ना क्या कहता है सुधारने के लिए ऑस्ट्रिया से बेसिकली मैरी एंटोनेट की शादी की गई थी लुई 16 से, है ना, लुई 15 के टाइम में। उस टाइम लुई 15 लगभग शायद 15-16 साल के थे और लुई उनकी जो पत्नी थी मैरी एंटोनेट वो भी 15-16 साल की थी, है ना। खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस टाइम मैरिज से है ना आपस में जुड़ाव होता था राज्यों का। तो ये भी है ना क्या कहता है बेकार था, है ना, कोई जरूरत ही नहीं थी इसकी। लेकिन ये तीनों युद्ध से क्या हुआ, राजकोष को बहुत हानि पहुंची, है ना, और जिसका है ना सीधा असर क्या हुआ, थर्ड स्टेट के गरीब है ना तबके के लोगों पर पड़ा, है ना। उस वक्त है ना क्या कहता है हार्वेस्ट भी कम आई थी, हम लोग आगे देखेंगे, है ना, और ये लोग है ना क्या कहता है पैसे इधर उधर लुटा रहे हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट मैं लिखा हूं इनएडिक्वेट टैक्सेशन सिस्टम, है ना, ये भी बहुत मुख्य कारण था। टैक्सेशन सिस्टम हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, वो बिल्कुल भी है ना सही तरीके का टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, है ना। जो अमीर तबका का लोग है उससे टैक्स लिया ही नहीं जा रहा, और गरीब तबके के लोगों पर क्या होता है टैक्स जबरदस्ती, है ना, प्रेशर में लिया जाता था उन लोगों से। अब जब उनके पास पैसे ही नहीं है तो है ना वो टैक्स देने में भी कभी कभी असमर्थ रहते थे। तो इससे क्या होता था कि टैक्सेशन है ना अच्छे से नहीं हो पाता था। इनफैक्ट फ्रांस की सोसाइटी के बारे में ये कह सकते हैं हम लोग कि अगर वहां की व्यवस्था खराब होती तो बात बन भी सकती थी, लेकिन फ्रांस के समाज में कोई व्यवस्था ही नहीं थी, है ना। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, वहां पे कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अगर व्यवस्था खराब था तो उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन जब व्यवस्था ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो यही वजह है इसमें। लास्ट बट नॉट लिस्ट, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई वाज टू मच। अब हुआ क्या था, एक वर्साई का महल था, वर्साई का शीश महल, है ना,
इसको कहा जाता है। लुई 14 है ना, जो सबसे है ना क्या कहते हैं एबल रूलर थे, उन्होंने क्या किया, सारा है ना सत्ता में डिस्कस कर चुका हूँ, वो सेंट्रलाइज कर लिया, उन्होंने केंद्रीयकरण कर लिया सारा पावर का राजा के पास, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पेरिस जो फ्रांस की आज कैपिटल है और पहले भी कैपिटल हुआ करती थी, उससे कुछ मील दूर है ना उन्होंने एक शहर बसाया, वर्साय है ना, उसको इंग्लिश में वर्साइलीज कहा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, वर्साय, ठीक है, हिंदी में। तो उन्होंने वर्साई में एक बहुत भयंकर महल है ना क्या कहते हैं लुई 14 ने बनाया, ठीक है, और सारे लोग वहां शिफ्ट हो गए। बेसिकली रीजन यही था कि पेरिस की जो जनता है वहां पे जो पॉपुलेशन है उससे वो दूर रहे, ताकि है ना उनके दुख दर्द से उनको तो मतलब है नहीं फ्रांस के राजा को, तो है ना उसमें उसका जो है ना क्या कहते हैं इतना खतरनाक जो महल था, तो खर्च भी बहुत होगा, ठीक है। तो उस खर्च है ना क्या कहते हैं कहाँ से खर्च उसका निकलेगा, राजकोष से ही निकलेगा। मतलब कि एक तो है ना कि युद्ध में आप खर्च कर रहे हो पैसे, तो ठीक है, जनता समझ रही है कि ठीक है युद्ध में खर्च हुआ है, हमारा देश का नाम रोशन हो रहा है। आप है ना क्या कहते हैं पैलेस में भी है ना इस तरह खर्च करोगे, तो फिर तो जनता है ना क्या कहते हैं बेवकूफ नहीं है इतना, है ना, वो तो देख रही है कि यहाँ पे हमारे पास खाने के लिए नहीं है, इन लोगों का डेली पार्टी हो रहा है, ठीक है, मतलब डेली वहां पे है ना क्या कहता है, इनफैक्ट है ना मोनार्की लोग का मैं बताया था मैरी एंटोनेट का, कि है ना क्या कहता है उसने एक बार कह दिया था कि अगर इफ यू डोंट हैव ब्रेड देन व्हाई कांट यू ईट केक, ये वाला लाइन भी उन्होंने बोल दिया था। अब मैं वहां नहीं था, है ना, ऐसी किवंदती है कि है ना ऐसा उन्होंने कहा था, शायद नहीं ही कहा होगा, इतना बेवकूफ तो नहीं होगी, खैर। तो मतलब लेकिन उनका ऐसा ही मानसिकता थी, है ना, तो जनता है ना उस क्या कहते हैं भव्य पैलेस को देख के हमेशा पागल रहती थी, है ना, कि यहाँ पर झूठ मूठ का खर्च हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो जब है ना क्या कहते हैं राजकोष है ना का दिवालिया निकल रहा था, बैंक्रप्सी के सीमा पे थी, तो इन लोगों का ऐसा नहीं है कि है ना स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम हो रहा था, इन लोगों का स्टैंडर्ड और बढ़ता जा रहा है कि पैसे कम है, पार्टी और ज्यादा करो, कर्ज ले लेके ये पार्टी कर रहे थे। तो इन सबसे है ना जनता बौखला गई थी, और ये एक बहुत मुख्य कारण है ना आर्थिक, है ना, कुछ मुख्य कारण होते हैं, है ना, हर जगह आप लोग देखे होंगे, जैसे 1857 की क्रांति में भी सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, इमीडिएट कॉज, ये सब मुख्य कारण होते हैं। तो ये फिनेंशियल इकोनॉमिक कॉज यही था, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे का दूसरा कॉज देखते हैं, है ना, दूसरा पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन का। इस टॉपिक का मैं नाम दे दिया द स्ट्रगल टू सर्वाइव, है ना, मतलब कि जीने के लिए भी अब स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका रीजन आप लोग बहुत मोटा मोटी गेस कर ही सकते हो, टॉपिक से आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी देख लेते हैं। द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना। हुआ क्या 18वीं शताब्दी में, है ना, जब ये सारी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, उस वक्त क्या हुआ कि पॉपुलेशन ऑफ जो फ्रांस है वो अचानक बहुत तेजी से बढ़ा, है ना, बहुत तेजी से बढ़ा। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन आप देखोगे तो 18th सेंचुरी के बाद बहुत रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, आज तो बहुत ज्यादा रफ्तार है, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में क्या कहता है पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस लगभग 4-5 मिलियन, है ना, ज्यादा हो गई थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना, अब है ना जो जमीन है वो तो नहीं बढ़ रही है, वो तो उतना ही है। तो उससे क्या हुआ, है ना, क्या उस टाइम टेक्नोलॉजी भी उतनी अच्छी से नहीं आई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लगभग शुरू ही हुआ था उस वक्त। तो उससे क्या हुआ कि जो डिमांड जो थी फूड ग्रेन्स की वो बढ़ती जा रही थी, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। और है ना जो गरीब लोग हैं उन्हें उतना मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो पैसा भी बढ़ेगा, अब गरीब के पास ज्यादा पैसा है नहीं, ठीक है। और आप लोग एक चीज और देख रहे हो कि 60% जो लैंड था, है ना, फ्रांस का, वो फर्स्ट 2 स्टेट्स के पास ही था, है ना, वही लोग कंट्रोल कर रहे थे, और जो अमीर लोग थे, ठीक है। तो गरीबों के पास तो जमीन भी बहुत कम थी कि वो अपना अनाज खुद उगा पाए और है ना खा पाए, ठीक है। ड्यू टू पुअर हार्वेस्ट एंड ड्रॉट्स द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली, ठीक है। हुआ क्या, दुर्भाग्यवश कह सकते हो कि जिस साल क्रांति स्टार्ट हुई थी 1789 में, ठीक है, उसके है ना क्या कहता है 1 साल पहले की बात है ना, मतलब कि वो जो ठंड थी, मतलब लगभग 80-90 साल में उतनी भयंकर ठंड कभी नहीं पड़ी थी, है ना। फ्रांस उधर ठंड का प्रदेश है, वहां पे ठंड ज्यादा महीने तक चलती है, लेकिन वो जो उस साल की जो ठंड थी बहुत भयंकर थी, है ना। पूरा है ना क्या कहता है मैदान जो होता है वो बर्फ से पूरा ढक गया था, सारे है ना हार्वेस्ट खत्म हो चुके थे, ठीक है। और 1-2 साल पहले से हार्वेस्ट खराब होता जा रहा था, लेकिन उस साल का जो था जिस साल है ना क्रांति हुई थी, है ना, उसी साल
उसके जस्ट मतलब कि 5-6 महीने पहले, उस साल सबसे है ना 80-90 साल में मैं बता रहा हूँ ना कि वैसे ही है ना क्या कहते हैं ठंड कभी नहीं पड़ी थी। तो इससे क्या हुआ, सारा फसल जो होता है वो खराब हो गया। ठीक है, ड्रॉट है ना, अकाल टाइप की स्थिति आ गई थी उस साल। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, फिर अनाज कम उगा है ना, जब सारे फसल खराब हो गए तो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो ब्रेड का जो पैसा है ना, प्राइस है ना, वहां का स्टेपल डाइट जो कह सकते हो, स्टेपल डाइट मतलब जो मुख्य रूप से खाया जाता है वो ब्रेड था। ब्रेड मतलब रोटी है ना। तो ब्रेड का जो है ना प्राइस था वो अचानक बहुत है ना ज्यादा बढ़ गया। उस टाइम देखोगे ना तो ब्रेड जो खाया जाता था हम लोग टाइप का नहीं, हम पतला रोटी गोल गोल बनाना है एकदम है ना, बेसिकली मोटा ऐसा ब्रेड रहता था। ठीक है, फ्लफी टाइप का ब्रेड रहता था। तो वो जो ब्रेड का जो प्राइस था है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो भुखमरी की स्थिति लगभग उत्पन्न हो चुकी थी। द वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, सो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडेंड। है ना, अब देखो पैसे तो बढ़ गए है ना, डिमांड चूंकि है ना बढ़ी हुई थी, डिमांड बढ़ गई पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, और है ना हार्वेस्ट भी कम आया, इससे क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया है ना सामान का। लेकिन जो वेज था, जो इनकम था है ना थर्ड स्टेट वाले लोगों का, वो नहीं बढ़ा है ना, जैसा बढ़ना चाहिए था है ना। प्राइस बढ़ रहा है तो ये भी इनकम भी बढ़ना चाहिए। तो प्राइस तो बढ़ा लेकिन है ना इनकम उतने रफ्तार से बढ़ नहीं पाया, ये है ना बहुत इसका स्लो रफ्तार होगा बढ़ने का है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो अमीर थे वो तो अमीर है ही है ना, इनफैक्ट उन्हीं को फायदा ज्यादा हो रहा है ना, टैक्स लेना है, ज्यादा लेना है टैक्स। ठीक है, और है ना क्या कहता है, ब्रेड अगर मान लो वो बेच रहे हैं, अब ज्यादा पैसे पे बेच रहे हैं तो उनको फायदा है अमीर लोगों को। लेकिन जो गरीब है वो और गरीब होते चले गए। अब ऐसा तो नहीं है कि पैसे कम है तो खाना नहीं खाएंगे, खाना तो खाना ही है। ठीक है, तो ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं तो उनसे गरीबी लोग और गरीब होते जा रहे थे, अमीर लोग अमीर होते जा रहे थे। तो इनसे जो गैप जो था है ना अमीर और गरीब का, पहले से ही बहुत ज्यादा था, अब और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, मतलब जो गरीबों की स्थिति थी और बद से बदतर होती जा रही थी। ठीक है, लास्ट लाइन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखना है इस पॉइंट में। दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर। इससे क्या हुआ, एक बार पढ़ लो फिर से। दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर। ये जो सारे पॉइंट्स हैं है ना, फसल कम हुई है ना, पैसे बढ़ गए, ठीक है, ब्रेड के है ना, इनकम उतना नहीं बढ़ा, ठीक है, गरीबी है ना, गरीब लोग और गरीब हो गए। तो इससे क्या हुआ, एक है ना एक सिचुएशन उत्पन्न हो गई जिसे इकोनॉमिक्स के टर्म में सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है ना। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है सबसिस्टेंस क्राइसिस है ना। इंग्लिश अगर फील नहीं आ रहा है तो हिंदी से फील आ रहा है, निर्वाह संकट है ना। मतलब कि जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकता होती है, उसका भी जब अभाव हो जाए तो फिर है ना क्या कहता है ये क्राइसिस है ना, इसे हम लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। ये मतलब इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन। अगर सबसिस्टेंस क्राइसिस को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन है ना। ये बहुत है ना क्या कहते हैं एक्सट्रीम सिचुएशन है। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होते हैं है ना, जीवन व्यापन करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है ना, उन पे खतरा आ जाता है, आर इंडेंजर्ड, उन पे खतरा मंडराने लगता है। मतलब मूलभूत आवश्यकताएं तक लोगों की पूरी नहीं हो पाती है ना, जो जीवन व्यापन करने के लिए जरूरी है, जैसे कि खाना है ना, रहने के लिए मकान चाहिए, ये सब। ठीक है, तो ये मतलब कि पूरे है ना वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ 2 या 3 ही बार ऐसा उत्पन्न हुआ है। अब जैसे अकाल तो लगभग हर जगह पड़ता ही रहता है। मान लो किसी एक लोकल एरिया पे अकाल पड़ा तो फिर उससे ज्यादा प्रभाव नहीं आता है, क्योंकि दूसरी जगह से फिर है ना वहां पे मदद मिल जाती है। लेकिन जब पूरे देश का वो कंडीशन हो जाए, पूरे देश में ही अकाल पड़े, तो फिर तो भगवान ही बचा सकते हैं। तो फिर निर्वाह संकट वहां पर हो गया था, सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये पॉइंट जरूर लिखना बाबू है ना इस पॉइंट में, ठीक है, ये वाला लाइन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा है ना, फील कर पा रहे होंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है ना। क्राइसिस नाम से समझ सकते हो। इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर। ठीक है, तो फिर ये पॉइंट आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन क्या था। हाँ, तो अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन में है ना, क्रांति के कारण में। और इस कॉज को आप कह सकते हो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ना रीजन जो होता है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, वही ये रीजन है। तो इसको अच्छे से है ना समझ लीजिए। बेसिकली ये वाला मैं बहुत बार समझा चुका हूँ है ना, जब थर्ड स्टेट पढ़ा रहा था उसमें भी इसका मैं लगभग सारे पॉइंट्स का जिक्र कर चुका हूँ।
ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं। टॉपिक पहले देख लीजिए, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, है ना, यानी 18th सेंचुरी में, है ना, क्रांति से कुछ साल पहले एक नया वर्ग का, है ना, क्या कहते हैं, उदय हुआ, जिसे हम लोग मिडिल क्लास वर्ग कहते हैं। ठीक है, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट में तो बटा हुआ था ही फ्रेंच सोसाइटी, लेकिन थर्ड स्टेट में ही एक नया, है ना, क्या कहते हैं, क्लास, है ना, एक नया, है ना, क्या कहते हैं, तबके के लोग का उदय हुआ, जिसे हम लोग मिडिल स्टेट कहते हैं, या, है ना, ये भी कहते हैं, एक बार देख लो, इंग्लिश में है ना, पढ़ के समझ लो, बुर्जुआजी। ठीक है, बुर्जुआजी, है ना, या हिंदी में बुर्जुआ वर्ग भी कह सकते हो, है ना, बुर्जुआजी, है ना, इसको याद रखोगे तो शायद ये स्पेलिंग किसी तरह लिख पाओगे, बुर्जुआजी, खतरनाक वर्ड है। ठीक है, फ्रेंच वर्ड होगा बेसिकली। तो इन द 18th सेंचुरी अमॉन्ग द थर्ड स्टेट में ही एक न्यू सोशल ग्रुप, है ना, क्या कहते हैं, उदय हुई, जिसको हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं। मिडिल क्लास भी आप लोग लिख सकते हो, या ये भी इसको कहते हैं, इसका टेक्निकल नाम यही है, इट इमर्ज्ड। इस ग्रुप में कौन कौन से लोग आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है द एजुकेटेड पीपुल, है ना, मतलब कि ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें हर तरह के लोग, मतलब कि हर जो इंपॉर्टेंट है ना, एक क्रांति में इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैसा इंपॉर्टेंट होता है और समझ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो दोनों ही वर्ग, है ना, क्या कहता है, दोनों ही, है ना, क्या कहते हैं, तबके के लोग इस वर्ग में आते थे। कौन कौन? द एजुकेटेड पीपल एंड द रिचर पीपल। ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं और जो अमीर हैं, है ना। तो पढ़े लिखे में कौन कौन से, जिसको हम कह सकते हैं पढ़े लिखे, राइटर्स, है ना, जो लेखक हैं, जो डॉक्टर्स हुए, लॉयर्स, सब तो इंग्लिश से समझ रहे होंगे, टीचर, सिविल सर्वेंट्स एक्सेट्रा। तो ये लोग जो है ये पढ़े लिखे वर्ग में आते थे, है ना। इन्हीं लोगों ने, है ना, क्या कहता है, जो दार्शनिक के जो विचारधारा है, जो हम लोग नेक्स्ट कॉज में पढ़ेंगे, है ना, क्या कहते हैं, उनको पढ़ा, समझा, है ना। बेसिकली एज ऑफ इनलाइटमेंट इसको कहा जाता है ना, ये जो एज आया था उस वक्त, एज ऑफ इनलाइटमेंट, है ना, लोगों की समझ, है ना, क्या कहते हैं, विस्तृत हुई, है ना, विस्तार हुई, और इन्होंने लोगों समाज को, है ना, क्या कहते हैं, उन्हें, ना, क्या कहते हैं, दार्शनिक के विचारों को फैलाया। यही वर्ग, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि बाकी जनता को तो पढ़ने लिखने तक नहीं आता था उस वक्त। ठीक है, तो इनका बहुत अहम भूमिका थी क्रांति में, इन्हीं लोगों का अहम भूमिका था। यही लोग, है ना, नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। द रिचर पीपल, अमीर लोग भी आते थे। अमीर लोग कौन हो गए? मर्चेंट्स, बैंकर्स, मैन्युफैक्चरर, ये सब। ठीक है, मर्चेंट्स मतलब जो व्यापार करते हैं ना, वाणिज्य से जो रिलेटेड है। तो मैं बताया था कि ये लोग ही बेसिकली, है ना, राज्य, इन लोगों के पास इतना पैसा था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट और मोनार्की को ये लोग इनफैक्ट कर्ज दिया करते थे। ठीक है, इनके पास इतना पैसा हो चुका था। लेकिन ठीक है, पढ़े लिखे हैं, है ना, अमीर भी है, लेकिन बस इससे काफी नहीं होता है ना, पैसे कमाने से तो काफी नहीं होता है ना। आपको समाज में एक, है ना, क्या कहता है, अच्छे नजर से लोग देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी सामाजिक हैसियत क्या है ना, सोशल पोजीशन क्या है, दैट्स टू इम्पोर्टेंट। सो हाउएवर दे हैड नो पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल स्टेटस। लेकिन पढ़े लिखे और पैसे होने के बावजूद इनके पास कोई, है ना, पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, है ना। मतलब ये पॉलिटिक्स में वहां की, है ना, क्या कहते हैं, व्यवस्था कैसे चल रही है उसमें ये भागीदारी नहीं ले सकते थे, है ना, भागीदार नहीं बन सकते थे। तो कोई, है ना, क्या कहते हैं, ना तो उस टाइम फ्रीडम ऑफ स्पीच था, है ना फ्रीडम ऑफ, है ना, राइटिंग्स थे, मतलब ना लिखना भी है तो हो सकता है कि राज्य आपके, है ना, आपको बैन कर सकता है, आपके, है ना, बुक्स को बैन कर सकता है, और ज्यादा हुआ तो आपको, है ना, मरवा भी दिया जा सकता है। ऐसा उस टाइम मोनार्की था। ठीक है, तो इनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे और कोई सोशल स्टेटस नहीं था, है ना। सामाजिक पोजीशन भी इनकी अच्छी नहीं थी, और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ थर्ड स्टेट में कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे, है ना, चूंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं, इनको बहुत घृणा की नजरों से देखते थे, है ना। और किसी को भी खराब लगेगा, आप पढ़े लिखे भी हो, अमीर भी हो, लेकिन लोग आपको घृणित नजरों से देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दिमाग खराब इन्हीं लोगों का हुआ था, है ना। यही लोग, है ना, क्रांति स्टार्ट किए थे एक तरह से, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। They believe that no group in society should be privileged by birth, rather a person's social position must depend on merit. इन लोगों का क्या मानना था, जो कि आज के समाज में भी, है ना, ऑब्वियसली यही जायज है, यही माना जाता है कि किसी भी समाज के किसी भी, है ना, वर्ग को बाय बर्थ कोई प्रिविलेज, कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, बाय बर्थ कोई विशेषाधिकार, कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अपितु उसके जगह पर्सन का जो सोशल पोजीशन है वो उसके मेरिट पे, है ना, क्या कहता है, निर्धारित होनी चाहिए, जो कि आज के समाज में भी, है ना, यही चलता आ रहा है। तो समझ नहीं, आज हम लोग को लगता है कि ये सब तो ऑब्वियस है, लेकिन उस टाइम ये सारी चीजें ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। समझ लो 18th सेंचुरी की बात है, आज से मात्र 200-250 साल पहले की बात है ये। ठीक है, 200-250 या 300 साल। ठीक है,
तो इनका ये मानना था। अब क्या हुआ कि द न्यूज ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेशन जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। ठीक है, ये तो है ना, जो दार्शनिक है उनके विचारों से प्रभावित होकर ये लोग ऐसा मानने लगे थे। ये लोग फिर क्या करते थे, बैठक किया करते थे, डिस्कशन किया करते थे, डिबेट किया करते थे, लोगों को समझाते थे, जागरूक बनाते थे। ठीक है, हाँ, इन पर जुल्म भी हुआ करते थे। अगर है ना पता चल गया है ना राजा को, है ना, तो या नोबल्स को, तो इनके विरुद्ध शिकायत हो जाती थी, है ना, इनके विरुद्ध है ना काम भी किया जाता था, कभी कभी जेल में भी डाल दिया जाता था। ठीक है, तो द न्यूज ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेशन, तो जब है ना क्या कहते हैं राजकोष खाली हो गया, तो एक है ना क्या कहते हैं न्यूज फैली कि अब टैक्स बढ़ेगा, है ना, जो थर्ड स्टेट पे जो टैक्स लगता था, टैक्स तो वहीं से आएगा, पैसे वहीं से आना है, तो उस टैक्स को बढ़ाया जाएगा। और आप देख चुके हैं जस्ट इसके पहले पॉइंट में कि है ना क्या कहते हैं पैसे नहीं बढ़े, प्राइस तो बढ़ गई, है ना, लेकिन आमदनी लोगों की नहीं बढ़ी थी, तो टैक्स बताओ कहां से दे पाएंगे, है ना, सरकार को। वो सरकार जो उसके प्रति है ना क्या कहते हैं, क्या कह सकते हो, उसके प्रति कुछ ध्यान भी नहीं रखती है, कोई मतलब भी नहीं, तो वैसे सरकार वैसे राज्य को वो टैक्स क्यों ज्यादा दे। तो इनसे इनका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया, है ना। इनके अंदर एक गुस्सा तो पहले से था, मतलब विद्रोह की भावना थी। अब वो विद्रोह की जो भावना थी वो तात्कालिक गुस्से में बदल गई, और उन्होंने ना क्या कहते हैं प्रोटेस्ट करना, इस जो ये जो विशेषाधिकार है उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, ये जो विशेषाधिकार कुछ वर्ग को आप दिए हुए हो, इसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हम लोग आगे है ना क्या कहते हैं जब आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन के बाद जब हम लोग फ्लैशबैक से बाहर निकलेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि है ना यहीं से बेसिकली यही पॉइंट से स्टार्ट होगा, है ना, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। ये क्रांति, यही लोग है ना बाद में कालांतर में जाकर क्रांति का नेतृत्व करते हैं, देखेंगे कुछ, है ना, रॉबस्पियर, ये सब है ना, डेंटन, ये सब जो नाम है वो, है ना, ये लोग नेतृत्व किए थे, इसी वर्ग से आते थे, उनके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। और चूंकि आज का लेक्चर बाबू ज्यादा बड़ा हो गया है, तो और जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दो पॉइंट्स हैं, एक इमीडिएट कॉज है और एक रोल ऑफ फिलोसफर्स है। दोनों ये ना क्या कहता है सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का तीनों पॉइंट को आप लोग है ना पॉइंट वाइज थोड़ा सा रिमेम्बर करने का कोशिश कीजिए। वैसे मैं सारा नोट्स तो अच्छे से एनसीईआरटी में भी फॉलो कर रहा हूँ लिखवाने के लिए, ताकि आप लोग को एग्जाम में हेल्प मिले। तो इनको हमें याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है, एक बार समझ लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी कहानी की तरह हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, नोट कर लीजिए।